हेलो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड दो शानदार शेयर। एनबीसीसी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा एनसीसी यानी कि नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। दोनों शेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पैरामीटर्स के ऊपर फुल एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आप इन शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एनसीसी यानी कि नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी जो है करीब करीब 40 साल पुरानी है, यानी कि 1980s के अंदर कंपनी फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद के अंदर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे सेक्टर्स के अंदर जो है कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी ग्रुप कंपनीज़ की बात करें तो इसकी दो ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसके थ्रू ये ऑपरेट करती है। पहली है एनसीसी इंफ्रा जो बेसिकली हाईवे जो है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करती है। दूसरी है एनसीसी अर्बन जो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टाउनशिप वगैरह, इन सब का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। तो आप समझ गए होंगे एनसीसी बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। तो ये हमें इतना इसकी वेबसाइट से पता लग जाता है। चलिए अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस में चलते हैं। उसके लिए मैं टिक्कर.फिनोलॉजी की हेल्प लूँगा। ये काफ़ी अच्छा वेब पोर्टल है इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनस्टार आउट ऑफ 5 इसको 3 फिनस्टार मिले हैं, यानी कि ये इनके हिसाब से कंपनी एवरेज है। हाउएवर जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप इनके पैरामीटर देख सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 5500 करोड़ का है और यहाँ पे डेप्थ भी आप देख सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसके जो पीयर्स हैं, जीएमआर इंफ्रा, केईसी इंटरनेशनल, आरवीएनएल, पीएनसी, केएनआर और नीचे तक आप स्टर्लिंग एंड विल्सन देख सकते हैं। और यहाँ पे है एनसीसी, तो यहाँ इनका मार्केट कैप है, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो इसका 1.03 है, जो इसको अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता बनाता है, थोड़ा सा चीप साइड पे ये प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से है। अगर पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो भी इसका 21.1 है। तो पीयर्स के मुकाबले इसकी जो वैल्यूएशन है वो चीपर साइड पे है। हाउएवर अगर हम अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस को देखें तो ईपीएस के फ्रंट पे इसका ईपीएस है 4.3 के लगभग, और ईपीएस फ्रंट पे इसने जो है इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है अपने पीयर्स के मुकाबले। यहाँ पे जो हाईएस्ट ईपीएस है वो केईसी इंटरनेशनल का है, यानी कि पर शेयर जो इसकी अर्निंग है वो काफ़ी कम है। अगर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें यानी कि इसने अपना जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पर कितना रिटर्न जनरेट किया है, तो वहाँ पे भी जो इसका परफॉर्मेंस है काफ़ी डिसमल है। आप देखिए 7.7 है, यानी कि अपना जो शेयर होल्डर का पैसा है अपने जो पीयर्स है उसके मुकाबले इसने सबसे कम बनाया है। अगर आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें यानी कि जो इसमें टोटल जो कैपिटल इसके अंदर इन्फ्यूज़ हुई है उस पर इसने कितना रिटर्न दिया है, तो वो भी 14% के अराउंड है। अपने पीयर्स के मुकाबले वो भी हमें कम दिखाई देता है। यानी कि अगर हम पीयर्स से अगर कंपैरिजन करें तो ऑब्वियस ये चीप लेवल पे अवेलेबल है बिकॉज पीबीपी इसका कम है। लेकिन जहाँ तक शेयर होल्डर का पैसा बनाने की बात है, अर्निंग पर शेयर है, आरओई आरओसी की बात है, तो ये वहाँ पे लैगार्ड है अपने पीयर्स के मुकाबले। चलिए अब एक बार इसकी सेल्स की ग्रोथ देख लेते हैं। लास्ट ईयर की इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है, अराउंड 32%। प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव 32%। आरओई एंड आरओसी हमने डिस्कस कर ही लिया है। डेब्ट टू इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है, बिलो 1 है। प्राइस टू कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चलिए ठीक ठाक है। CFO टू पैट रेशियो भी एवरेज है। यानी कि यहाँ पे
सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी डिक्लाइन कर रही हैं, बाकी जो रेशियो हैं वो ठीक ठाक हैं। ये इसका वजह कोरोना भी हो सकता है, बिकॉज़ ज़्यादातर जो बिजनेस थे वो इस टाइम पे ठप थे। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास काफ़ी कम होल्डिंग है, 19.6 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ऊपर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग का लगभग 20.5% प्लेज भी कर रखा है, जो इसके लिए काफ़ी नेगेटिव है मेरे हिसाब से। चलिए अब और नीचे चलते हैं, कंपनी के रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं, सारे के सारे फिगर करोड़ के अंदर हैं। तो हमने एक बार नेट सेल से देखते हैं। मार्च 2020 के अंदर जो नेट सेल थी 8182 करोड़ के लगभग थी, और आप देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गई। लेकिन मार्च 2021 के अंदर, यानी कि जो रिसेंट क्वार्टर था, उसके अंदर इसने जो अपना मार्च 2020 के अंदर जो सेल थी उसको लगभग रिकवर कर लिया। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही इसने जो है सेल्स करी है, यानी कि सेल्स के मामले में ये लगभग अपना 2020 के जो लेवल है वहाँ पे वापस आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर यहाँ से यहाँ कंपेयर करें, डिक्लाइन ज़रूर किया था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इन्होंने सुधार किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो वो भी इन्होंने एक साल का जो इसका जो लीन पीरियड था, जब कोरोना का टाइम था, उससे ये एक तरीके से रिबाउंड हो चुका है और दोबारा से मार्च 2020 का जो अपना लेवल है वहाँ पे आ चुका है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये अभी हमें कोरोना से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे। अगर ईयरली स्टेटमेंट देखें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उस बेस पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मार्च 2016 से मार्च 2020 तक का नेट सेल्स यहाँ आप देखिए डिक्लाइन कर रही थी। मार्च 2019 में इन्होंने काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करी थी और दोबारा से अपने उसी जो इसका एवरेज रहता है 8000 करोड़ के अराउंड, वहाँ पे ये दोबारा से पहुँच चुका है, यानी कि रिबाउंड करने की ये कोशिश कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखिए जो कि 700-800 के अराउंड रहता था, मार्च 29 में 1400 करोड़ हुआ, अब वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। यानी कि नो डाउट रिजल्ट के फ्रंट पे कंपनी रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी जो है स्टेडली यहाँ पे देखिए स्टेडली ग्रो कर रहा था, और जो डिक्लाइन था वो भी यहाँ पे लगभग ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट के भी फ्रंट पे अगर हम देखें तो इसका जो टोटल जो रिज़र्व है आप देखिए धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंपनी के लिए ये अच्छी चीज़ है। टोटल एसेट यहाँ पे हम देखें वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि पीएस के मुकाबले अगर देखें तो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसका रिटर्न देखें कि इसने शेयर होल्डर का कितना पैसा बना के दिया, तो वहाँ पे ये लैगार्ड कर रही है। हालांकि रिज़ल्ट हमें ये शो कर रहे हैं कि धीरे धीरे कंपनी रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिज़ल्ट के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी आगे चल के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करेगी। कंपनी ने जस्ट अभी रिबाउंड किया है, जो इनके 2019 में जो लेवल्स थे उसको, या जो प्रॉफिट के थे फिगर, उसको धीरे धीरे इसने वहाँ पे लेवल करना स्टार्ट किया है। तो अभी ये बोलना मुश्किल होगा कि आगे चल के ये कितना परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इसके अंदर इन्वेस्टर की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, और पॉजिटिव साइड ये है कि धीरे धीरे करके इसके अंदर जो अपना स्टेक है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो है मार्च 2021 के हिसाब से उनकी जो होल्डिंग है लगभग 13% के अराउंड है। तो एनसीसी के लिए ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है कि एनसीसी के अंदर राकेश झुनझुनवाला जैसे शेयर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो इसके जो प्रमोटर हैं उसकी जो हिस्सेदारी काफ़ी कम है, और ऊपर से उन्होंने प्लेजिंग भी कर रखी है। चलिए ये बात होगी फंडामेंटल फ्रंट की, पीयर से कंपैरिजन की। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं। एनसीसी का मंथली चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पे हमें एनसीसी थोड़ा सा रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, शेयर वही सबसे अच्छा होता है जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स है, इसने अपना प्रीवियस हाई निकाला है, इनफैक्ट डेली नया हाई बना रहे हैं। तो अगर आपका जो शेयर आपके पास है वो भी मार्केट है उसी के हिसाब से चल रहा है, यानी कि आपका शेयर भी अपना ऑल टाइम हाई निकाल रहा है, डेली हाई बना रहा है, इसका मतलब आप बहुत सही कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अगर आपका शेयर लैगार्ड है,
अभी तक उसने अपने प्रीवियस हाई नहीं निकाले, इसका मतलब आपके शेयर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देखिए इसने जो रन स्टार्ट किया था 2002 में था इसका बुल रन, और यहाँ पे इसने हाई बनाता है ये 2008 में लगभग 238 के अराउंड, वहाँ से फिर ये स्लिप हो जाता है और इसने यहाँ पे जाके कहीं लो बनाता है 2014 में लगभग 9 रुपये 10 रुपये के आसपास, फिर से इसमें रन आता है, यहाँ हाई बनाता है 141 के अराउंड और यहाँ पे लो बनाया 16 और फिर दोबारा से यहाँ पे आके ये लगभग इसका जो लेवल है 90 के आसपास आके ये खड़ा हो गया है। अगर चार्ट को देखें तो चार्ट थोड़ा सा मुझे रेंज बाउंड दिखाई देता है, अगर इसको बड़ा मूवमेंट करना है तो इसको कम से कम ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको निकालना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो लेवल है 119 का आप इसको 120 मान के चलिए, 120 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा और लगातार सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि जो पूरी जो रेंज है ये लगभग ऑलमोस्ट 10 से 11 साल के आसपास इस रेंज के बीच अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को ब्रेक जो है उस लेवल के ऊपर हम मानेंगे कि ये इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, फिर ये अपना जो है ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जा सकता है। एक बार मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए लगभग 2018 से वैलिड है, यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको निकालना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से करीब करीब अगर ये 100 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, तभी ये 120 की तरफ आने की कोशिश करेगा। 120 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 120 के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम मानेंगे कि ये जो इसका जो रेंज का पूरा पीरियड है 10 से 11 साल का वो ओवर हो गया है और अब ये ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली, उसकी वेबसाइट से ये जान लिया कि कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल फ्रंट पे देख लिया, पीयर से कंपैरिजन कर लिया और टेक्निकल फ्रंट पे चार्ट के ऊपर भी एक बार देख लिया कि कंपनी फ़िलहाल कहाँ पे स्टैंड करती है। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों एनसीसी के बारे में, कंपनी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है। कंपनी का प्लस पॉइंट है राकेश झुनझुनवाला जी और नेगेटिव पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग कम होना एंड प्लस प्लेजिंग होना। चार्ट के फ्रंट पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए जहां से ये रिबाउंड कर सकता है। हालांकि चार्ट के ऊपर मुझे बहुत ही स्पेशल मूवमेंट या बहुत ही शानदार मुझे चार्ट ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन लेवल्स आपके लिए मैंने ज़रूर बता दिया। चलिए अब आज का दूसरी कंपनी दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे। दूसरा है हमारा NBCC इंडिया यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है और 1960s के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और वेबसाइट से आप और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये भी बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। ज़्यादातर जो है ये रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ये कंपनी बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ से आप इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो हमने कंपनी के बारे में एक बार समझ लिया कि ये बेसिकली कंपनी करती क्या है। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोबारा से हम ticker.finology के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इसका स्टार रेटिंग देखिए तो आउट ऑफ 5 इसको 4 स्टार मिले हैं, यानी कि एनसीसी के मुकाबले ये थोड़ी सी बेटर दिखाई देती है। वैल्यूएशन भी फेयर है, एफिशिएंसी, ओनरशिप, ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट कैप लगभग 9800 करोड़ का है, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो इसके पीयर्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, ये देखिए मैक्रोटेक, डेवलपर, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स, प्रेस्टीज और नीचे तक आईबुल रियल एस्टेट इसके पीयर्स हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे इसके प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6 है, जो पीयर्स के मुकाबले ही है। इनफैक्ट थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव साइड पे है अपने पीयर्स को अगर इसके कंपेयर किया जाए तो। प्राइस टू अर्निंग अगर देखें तो इसकी 57 है, अगेन पीयर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि अगर हम वैल्यूएशन देखें तो पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। ईपीएस अगर देखें तो 0.96 है, यानी कि ईपीएस जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। अगर पीयर्स से कंपेयर करें तो इसने
1 रुपये का भी ईपीएस नहीं दिया, उससे भी कम इसका ईपीएस है। आरओई फ्रंट पे देखें तो 5 है लगभग। अदर जो कंपनी है उनका भी 5 की रेंज में है, हालांकि मैक्सिमम यहाँ पे दिल बिल्डकॉन का है आरओई। आरओसी देखें तो आरओसी के फ्रंट पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट अगर आपने नोट किया हो कि आरओई 5 है एंड आरओसी 20 है। आइडली आरओई और आरओसी में जो गैप है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आरओई यानी कि जो शेयर होल्डर का जो कैपिटल है उसके ऊपर ये पैसा बनाने में ये कंपनी नाकाम रही है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका आरओई जो है वो 5.7 है, जबकि आरओसी 20 है। तो ये शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव पॉइंट है। चलिए इसका सेल्स ग्रोथ देखें, पिछले 1 साल में -28%, प्रॉफिट ग्रोथ -79, आरओसी हमने डिस्कस कर लिया। डेप्ट बिल्कुल नहीं है, जीरो है, जो काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू कैश फ्लो थोड़ा सा हायर साइड पे है, ये कम वैल्यू होनी चाहिए इसकी तो बेटर होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है। CFO टू पैट रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। तो अगर पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो थोड़े से इसके वैल्यूएशन महंगे हैं, और जो है उस हिसाब से वैल्यूएशन महंगे होने के बावजूद इसने जो अर्निंग है उस हिसाब से बना के नहीं दी है। ईपीएस काफ़ी कम है, आरओई भी मुझे कम दिखाई दे रहा है, ऊपर से जो इनका जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है। तो अगर फंडामेंटल यहाँ पे फ्रंट पे देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रमोटर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट इसके प्रमोटर हैं जिनके पास 61.75% की होल्डिंग है। प्लस की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, जो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर क्वार्टर वन क्वार्टर रिजल्ट के देखें तो ये देखिए दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक के क्वार्टर वन क्वार्टर रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी अनस्टेबल सी रही है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि दिसंबर 2020 में इसने अपना दिसंबर 2019 वाला जो लेवल है वो अचीव कर लिया है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा का इसने अपनी जो है नेट सेल्स करी है। इसका मतलब ये भी कंपनी एनसीसी के जैसे रिबाउंड करती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो इसका ये देखिए काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है, और अब हालांकि 41.6% का इसने दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, जो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो यहाँ पे दिसंबर 2019 के अंदर लगभग 35 करोड़ था, जो कि लगभग दिसंबर 2020 के अंदर लगभग 82 करोड़ हो गया है, जो काफ़ी अच्छा है। हालांकि ईपीएस फ्रंट में भी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, ईपीएस काफ़ी कम है। ईयरली प्रॉफिट लॉस का अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेट सेल्स जो है वो स्टेडली ग्रो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेट सेल्स है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो इसका 2016 का लेवल है उससे भी हमें कम दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ देखिए आप मार्च 2020 में इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ 80 करोड़ के अराउंड इसका नेट प्रॉफिट रहा है। चलिए अब बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में टोटल रिजर्व देखें तो स्टेडली ग्रो कर रहा था, लेकिन मार्च 2019 और मार्च 2020 में देखिए ये डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल एसेट देखें तो वो भी स्टेडली ग्रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन जो है मार्च 2020 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अब कैश फ्लो के अंदर आ जाते हैं। कैश फ्लो देखें तो नेट जो कैश फ्लो है कंपनी का यहाँ पे इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी बढ़ता है कभी ये डिक्रीज़ हो जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन मार्च 2020 में ये फिर से यहाँ पे डाउन हो गया। तो जो रिज़ल्ट है इसके इनकंसिस्टेंट है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट है। अगेन एनसीसी के जैसे इसके जो रिज़ल्ट है ठीक ठाक है, कंपनी रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगेन इसका जो रिज़ल्ट है एक्सेप्शनल नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी आगे चल के हमें सुपर डुपर परफॉर्मेंस दे सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं, जिनके पास जो है हिस्सेदारी 61.75 है, वो कांस्टेंट है। तो ये कंपनी का फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया। पीयर्स के मुकाबले कैसी परफॉर्मेंस है वो देख ली। चलिए एक बार चार्ट पे और चलते हैं, टेक्निकल फ्रंट पे समझते हैं। तो यहाँ पे एनबीसीसी का मंथली चार्ट है, या आप यहाँ देख सकते हैं।
इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी लगभग 2012 के अंदर थी और इसने काफ़ी शानदार बुल रन बनाया था। 2012 से लगभग 2017 तक इसका बुल रन चला था। 145 का इसने हाई बनाया। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में है और इसने यहाँ पे लो बनाया है लगभग 14 रुपये का। उसके बाद ये रिबाउंड करने की ये कोशिश कर रही है। अभी अगर मंथली चार्ट के फ्रंट पे देखा जाए तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, पर लगभग 55-56 का जो लेवल है इसके लिए अभी चार्ट के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर ये निकलता है तो फिर ये 70 को टच करने की कोशिश करेगा। अगर चार्ट के फ्रंट पे देखें तो इसका जो है वो ठीक ठाक ही है। पहले इसने बुल रन दिया था, अब ये जो है बेयरिश रन के अंदर है। और मेरे हिसाब से अगर 70 के ऊपर, अगर 70 के लेवल को निकाल देता है और मंथली क्लोजिंग देता है 70 के अबो, तो फिर आप मान सकते हैं जी हाँ, ये अपना ऑल टाइम हाई जो है 145 के राउंड उसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जा सकता है। बिकॉज जब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम लेवल्स की ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 55-56 के आसपास है, उसको निकालेगा तो फिर ये 70 की तरफ दौड़ेगा। और 70 को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर इस हर्डल को ये निकाल देता है तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई निकालता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये देखिए, ये जो है इसके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। हालांकि इसने ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट दिया है, तो लिखते हैं कि ये यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर नहीं। तो इन टोटल अगर हम कंक्लूजन की बात करें एनबीसीसी के बारे में, तो एनबीसीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। कंपनी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये पीछे रही है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो फ़िलहाल अगर हम करंट स्टेटस देखें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे, तो कंपनी ठीक ठाक है, एवरेज है। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा इसमें बुल रन आ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ये कंपनी नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर आपको इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने आपके लिए इन दोनों का करंट स्टेटस जो है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पे मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है। आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, साथ साथ अपना भी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हालांकि एनबीसीसी मुझे थोड़ी सी एनसीसी से बेटर दिखाई दे रही है। बिकॉज एक चीज़ और भी है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके हर एक पीएसयू को प्राइवेटाइज कर रही है, तो हो सकता है एनबीसीसी भी प्राइवेट हो तो इसका जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाए। क्योंकि कंपनी नो डाउट बहुत ही शानदार है, कंपनी के पास पूरे एसेट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अगर इसका मैनेजमेंट और एफिशिएंट हो जाता है तो ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर हो सकती है। तो डिपेंड है आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होंगी। अगर इसको प्राइवेटाइज करने की बात आती है तो नो डाउट ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।